Hello everyone, welcome to GDC Nursing YouTube channel, a single platform where we serve all your essential notes, PDF and the knowledge that you have, which will help for you growing. So आज के इस सेशन में हम बहुत ही एक छोटे से प्यारे से टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा रहेगा फाइलोनेफ्राइटिस से, दैट इज अ फाइलोनेफ्राइटिस. सो फाइलोनेफ्राइटिस ये हमारा टर्म जो रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विथ किडनी डिजीज. ये रिलेटेड है हमारे किडनी डिजीज के थ्रू. ओके, सो फाइलोनेफ्राइटिस अगर हम इसको बीच में ब्रेक करें तो ये 3 पार्ट में ब्रेक होगा और इन तीनों को अगर हम अलग अलग टर्म से समझें तो बेटर रहेगा हमें इसको समझने में इजिली, सिंपली. फाइलो दैट मीन्स होता है पेल्विक, नेफ्राइटिस दैट मीन्स नेफ्रॉन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. सो यहाँ पर इन्फ्लामेशन कहाँ हो रही है? हमारे इन्फ्लामेशन हो रही है नेफ्रॉन्स में, जो नेफ्रॉन्स रिलेटेड है या फिर प्रेजेंट है हमारे पेल्विक रीजन. पेल्विक रीजन हमारी बॉडी की पेल्विक कैविटी या पेल्विक बोन की बात नहीं हो रही है. ये पेल्विक रीजन किडनी में भी प्रेजेंट होता है. यहाँ पर अगर हम ओवरऑल अपने यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं. पहली बात, सो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ किडनी आती है, 1 पेयर ऑफ किडनी जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में. ओके, अब किडनी से रिलेटेड बाहर निकले रहते हैं इससे यूरिनरी डक्ट. ये भी 1 पेयर होते हैं, 1 पेयर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. ईच किडनी से निकलते हुए ये क्या होते हैं? यूरिनरी डक्ट होते हैं. ये दोनों ही डक्ट आगे आकर यूरिनरी ब्लैडर में मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का नंबर होता है 1. ये पेयर में नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है. अदरवाइज किडनी 2 होती है, यूरिनरी डक्ट भी 2 होती है, जिसको हम 1 पेयर बोलते हैं. बट यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर वो 1 होता है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर जिसमें दोनों यूरिनरी डक्ट आके मिक्स होती हैं, मिलती हैं. और उसके बाद नीचे हमारा होता है यूरेथ्रा. सो यूरेथ्रा के जस्ट अपोजिट पीछे साइड में होता है प्रोस्टैटिक ग्लैंड्स. तो ये ओवरऑल हमारा ऑल ऑर्गन्स थे रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम से. अब अगर किडनी की बात की जाए तो किडनी में भी अपने खुद के कुछ एनाटॉमी होती है, उसके कुछ पोर्शंस होते हैं. सो जो आउटर पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स. जबकि जो अंदर साइड का पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, इट इज नोन एज मेड्यूला. और बाहर वाले को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. तो किडनी के 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट जो ऊपर ही होता है, मेडुला जो उसके अंदर होता है. और इसी कॉर्टेक्स के ऊपर हमारा एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होती है, पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होती है. और वो एड्रिनल ग्लैंड लेकिन हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होती है. एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पर एक ग्लैंड भी होती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, और वो ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से अटैच्ड होती है, बट उसकी लोकेशन हमारे जस्ट अबव द किडनी होती है. सो यहाँ पर अगर हम कॉर्टेक्स और मेडुला की अब बात करें तो इन्हीं दोनों के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स. ये नेफ्रॉन्स क्या होती हैं? सेल होती हैं. नेफ्रॉन्स हमारी सेल्स होती हैं जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल पोर्शन अटेन करती हैं, गेन करती है. नेफ्रॉन्स में ही हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है या फिर ब्लड का फिल्टर होता है, या ये कह लें कि ब्लड का जो फिल्टर होता है नेफ्रॉन्स के द्वारा, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो अननेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, वही हमारे बोथ साइड के यूरिनरी डक्ट से कलेक्ट होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में फिल होते हैं. और आफ्टर फिलिंग वो हमारा यूरिन कहलाता है. ओके, और उस यूरिन को पास करने के लिए यूरेथ्रा का काम होता है. यूरेथ्रा उसमें सपोर्ट करता है, यूरेथ्रा. ओके,
सो अब कॉर्टेक्स और मेडुला के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है। हर नेफ्रॉन का इंडिविजुअल काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। नेफ्रॉन्स के अंदर अगर हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे सिंगल नेफ्रॉन, कुछ इस तरह से लॉन्ग सेल्स होती है हमारे नेफ्रॉन की, लाइक दैट। ऐसा हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है और इसी नेफ्रॉन के ऊपर होता है बोवेन्स कैप्सूल, बोवेन्स कैप्सूल। और यहीं पर हमारी दो टाइप की आर्टरी होती हैं। फर्स्ट होती है इफेरेंट, इफेरेंट, और दूसरी होती है एफेरेंट। इफेरेंट से ब्लड आता है, बोवेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू वो फिल्टर होता है, और रिमेनिंग ब्लड जो प्योर ब्लड होता है, जो साफ ब्लड होता है जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं, वो हमारा एफरेंट ब्लड में, एफरेंट आर्टरीज में पहुंच जाता है और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का फिर से पार्ट बन जाता है। तो जब यहाँ पे ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है तो जितने भी नॉन एसेंशियल चीजें होती हैं ब्लड से, वो हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर होके बोवेन्स कैप्सूल में आती हैं। उसके बाद ये हमारा होता है डिसेंडिंग, इट इज अ डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। चढ़ता हुआ पोर्शन होता है असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, LOH, लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग। देन PCT, DCT, और लास्ट में हमारा होता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जहां पे ढेर सारे नेफ्रॉन्स एक दूसरे से मिलते हुए यूरिनरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और अपने जो भी मटेरियल होता है उसको यूरिनरी डक्ट में छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो हमारे यूरिन में कन्वर्ट होके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है या फिर चला जाता है। तो ये ओवरऑल फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है हमारे यूरिन की, जैसे कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सो पाइलोनेफ्राइटिस क्या कंडीशन है, जब हमारे इन्हीं किडनी के रीजन में बेसिकली हमारे इंटरनल साइड में डक्ट के थ्रू कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन है वो कंडीशन हमारी एक बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस कंडीशन है। वो हमारी बॉडी के किसी डिसऑर्डर की वजह से या फिर ब्लड के ऊपर नीचे होने की वजह से या कोई एलिमेंट ऊपर नीचे होने की वजह से नहीं हो रही है। जो ये कंडीशन राइज हो रही है ये एक इन्फेक्शियस कंडीशन है। ये किसी भी बैक्टीरिया, फंगल या फिर वायरस के कॉज होने की वजह से, वहां पे ब्रीडिंग होने की वजह से ये कंडीशन राइज होती है। पाइलोनेफ्राइटिस जो टर्म बार बार यूज हो रहा है वो भले ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फैमिलियर ना हो, जिसको हम बहुत ही अच्छे से कॉमनली नोन नहीं जानते कि क्या होता है ये पाइलोनेफ्राइटिस। सो पाइलोनेफ्राइटिस का एक कॉमन नेम भी है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दैट इज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये बहुत ही कॉमन टर्म है, UTI जिसको इन शॉर्ट बोला जाता है UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसी टर्म को हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, बिकॉज जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो उस ट्रैक में हो रहा है, हमारी यूरिनरी ट्रैक में हो रहा है, इस ट्रैक में इन्वॉल्व होने वाले बैक्टीरिया जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, उस इन्फ्लामेशन के होने की वजह से हमारी जो नेफ्रॉन्स होती हैं या फिर जो हमारी ये डक्ट्स होती हैं ये प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। और जब यूरिन का प्रॉपर से फ्लो नहीं हो पाता है, यूरिन पास आउट नहीं हो पाता है, तो उस केस में वहां पे बहुत ही डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है। सो कैसे होती है ये डिजीज? सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे किडनी का रीजन है बेसिकली इंटरनल साइड में पेल्विक रीजन, ये किडनी का पेल्विक रीजन है, ये दोनों पेल्विस रीजन है ये किडनी के, और इन्हीं में हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को बहुत ही सेफ फील करते हैं, या यूं कह लूं कि इनकी जो इन्वायरमेंट होता है, हमारे पेल्विस रीजन का जो इन्वायरमेंट होता है वो उन बैक्टीरियाज, फंगस और वायरसेस के लिए बहुत ही ज्यादा कूलिंग होता है। वो बहुत ही अच्छा होता है कि वो वहां पर अपने आप को कॉलोनाइज कर सके, अपनी ब्रीडिंग वहां पे बढ़ा सके।
तो ये इन बैक्टीरिया यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट होते जाते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते जाते हैं, नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ाते हैं, तो जिनकी वजह से यहाँ पर हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन, और उसी इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से पायलोनेफ्राइटिस या यूटीआई जैसी कंडीशन राइज होती है। सो यहाँ पर बेसिकली दो टाइप का इन्फेक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है हमारा अपर इन्फेक्शन, और एक होता है हमारा लोअर इन्फेक्शन, अपर और लोअर इन्फेक्शन। सो क्या होता है इसमें, जो हमारा बैक्टीरिया है या वायरस है या फंगस है, कुछ भी है, अगर वो हमारे लोअर साइड से यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, और फीमेल्स इस चीज के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होती हैं, बिकॉज जो यूरेथ्रा का साइज होता है वो बहुत कम होता है। दूसरी बात, जो एनल कैविटी होती है वो हमारे यूरेथ्रा के जस्ट बगल में होती है, तो कोई भी जो बैक्टीरिया होंगे जो हमारे फीकल मटेरियल से निकल रहे होंगे, अनहाइजीन कंडीशन की वजह से वो हमारे यूरेथ्रा तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर वो एक बार यूरेथ्रा तक पहुंच चुके हैं तो वो हमारा असेंडिंग ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, अपने नंबर्स को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे, जिस टर्म को हम बोलते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे लोअर ट्रैक पे इन्फेक्शन करेंगे, इस रीजन पे, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। जब सिर्फ और सिर्फ इतने रीजन में ही इन्फेक्शन कॉज होता है, हमारी किडनी एकदम सिक्योर रहती है, वहां तक कोई भी इन्फेक्शन नहीं पहुंचा है, तब उस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं लोअर इन्फेक्शन, उस टर्म को हम बोलते हैं लोअर इन्फेक्शन। बट इन केस समटाइम्स हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो होती हैं, अगर उन ब्लड वेसल्स के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया हमारी किडनी पे इफेक्ट डाल रहा है, किडनी तक पहुंच के कॉलोनाइजेशन कर रहा है, किडनी पे पहुंच गया, अब वो वहां पर अपनी ब्रीडिंग कर रहा है, अपने आप को बढ़ा रहा है, तब वो इन्फेक्शन हमारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे डिसेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस। डिसेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस या फिर डिसेंडिंग लोअर इन्फेक्शन। ये असेंडिंग है, क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इंसर्ट बैक्टीरिया है वो यूरेथ्रा के थ्रू हो रहा है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारा लोअर इन्फेक्शन इंक्लूड होता है। बट जब ब्लड वेसल्स के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया हमारी किडनी में पहले पहुंचता है, या फिर जीआईटी के थ्रू, हमारी जीआईटी के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया यहाँ तक पहुंचता है, उस केस में जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम डिसेंडिंग पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, और वो सबसे पहले अपर इन्फेक्शन कॉज करता है। और ये दोनों ही केस में दो टाइप के पाइलोनेफ्राइटिस होते हैं, जिसको फर्स्टली बोलते हैं एक्यूट एंड सेकेंड वन इज अ क्रोनिक। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या केस होता है, कैसी इनकी इटियोलॉजी होती है। सो पहले में यहाँ पर ये देखना है कि किडनी जो एक पेयर है, दोनों साइड प्रेजेंट है, उनमें अगर बाय जीआईटी या बाय ब्लड वेसल्स कोई भी बैक्टीरिया, बेसिकली इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि कौन से बैक्टीरिया हमारे इसमें अफेक्ट करते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसमें स्टेन करते हैं। और उनमें भी कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल होते हैं इस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं, ई कोलाई। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा, अगर फंगस की बात किया जाए तो कैंडिडा फंगस होता है, ई कोलाई होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस
कोकस, ये कुछ कॉमन बैक्टीरिया और फंगस हैं जो हमारे ग्राम नेगेटिव नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ ये एनारोबिक नेचर होता है, एनारोबिक, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया समटाइम्स बाय जीआईटी, कोई भी फूड इन्फेक्शन के थ्रू, जीआईटी के थ्रू हमारी किडनी में पहुंच सकते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हमारे लीवर किडनी तक पहुंच सकते हैं, और वहां पर प्राइमरी इन्फेक्शन किस रीजन में करते हैं, वो किडनी के पेल्विस रीजन में कॉज करते हैं। किडनी का पेल्विस रीजन उनके लिए एक सुपरफिशियल कंडीशन होती है जहां पे वो अपने आप को ब्रीड कर सके, अपने नंबर्स को बढ़ा सके, और जैसे ही उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे हमारे नेफ्रॉन्स जो होंगी एक एक करके डैमेज होने लगेंगी, या उनमें इन्फ्लामेशन होने लगेगी। इन्फ्लामेशन क्यों हो रही है? बिकॉज हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वहां पर एक्टिवेट होगा, और जैसे ही वहां पर इम्यून सिस्टम आएगा हमारे मैक्रोफेजेस सेल, टी सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उनके एक्टिव हो जाने की वजह से हमारी जो नेफ्रॉन्स की सेल्स होंगी वहां पर कुछ केमिकल कैस्केड मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगी, और उस मैकेनिज्म के थ्रू बैक्टीरिया में और हमारी मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स में कॉन्स्टेंटली फाइट होने लगेगी, जिस फाइट के थ्रू वहां पर इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ बॉडी में टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, और यही सब हमारी बॉडी के सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं जब हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है। साथ ही साथ अगर यूरिन आउटफ्लो ज्यादा नहीं हो पाएगा, अगर यूरिन प्रॉपरली पास नहीं हो पाएगी, अब यूरिन की डक्ट में स्वेलिंग हो गई है या तो वहां पे ब्लॉकेज आने लगेंगे, यूरिन परमानेंट फ्लो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बार बार यूरिनेशन होगा, अर्जेंसी यूरिन होगी, ऐसा लगेगा कि बार बार हमें यूरिन पास करनी है बट पास नहीं हो पाती ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शंस, हमारी यूरेथ्रा में जो यूरिनरी ब्लैडर में या यूरिनरी डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाने की वजह से यूरिन पास प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। साथ ही साथ वहां पे बहुत ही ज्यादा ईचिंग, रेडनेस और जलन सी होने लगती है, और बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा पेन राइज होता है एब्डोमिनल कैविटी में, पूरी की पूरी एब्डोमिनल कैविटी में अब नॉर्मल सा पेन होने लगता है। तो ये हमारा ओवरऑल फिजियोलॉजी थी कि यूरिन में किडनी में इन्फेक्शन किस तरह से हो रहा है, उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे है। मोड है हमारा बाय जीआईटी या बाय ब्लड वेसल, जो हमारा फर्स्टली कॉज करेगा अपर इन्फेक्शन, और अपर इन्फेक्शन होगा तो वो फ्लो होगा हमारे डिसेंडिंग की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। इन केस अगर हमारा बैक्टीरिया या फंगस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी में इंसर्ट किया है, बॉडी में गया है, तो वो सबसे पहले लोअर इन्फेक्शन कॉज करेगा और असेंडिंगली वो ऊपर बढ़ेगा। इसीलिए इस टर्म को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ एक्यूट एंड सेकेंड वन इज अ क्रोनिक। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस, दैट इज अ पीएन। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए इसको भी देखते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट acute pyelonephritis. So acute pyelonephritis, that means acute का मीन्स होता है बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं, बट acute pyelonephritis भी एक तरह का बहुत ही सीवियर चांस होता है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कॉमन एज वेल, बहुत ही ज्यादा कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होती है। क्या होता है इसमें, जब एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस की अगर ईटियोलॉजी देखा जाए या सिम्टम्स, ईटियोलॉजी की ही फर्स्टली बात की जाए, कैसे होती है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो इसके लिए अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड पर्सन who have diabetes mellitus, then obesity,
इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन, हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन जो पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट है किसी और रीजन की वजह से, उनमें भी ये चीजें हो सकती है ड्यू टू अनहाइजीन और अनहेल्दी कंडीशन। फिर उसके बाद किडनी इन्फेक्शन, ऑलरेडी कोई किडनी इन्फेक्शन है जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे फाइलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन राइज हो रही है, या फिर ड्यूरिंग सर्जरी। सो ये सारे हमारे कॉमन इटियोलॉजी होती है जो रिलेटेड होती है हमारे एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस से। प्रेगनेंसी के केस में कैसे हमारा फाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं। ये हमारा इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकस और इश्रीशिया कोलाई, जिसको हम ई कोलाई बोल रहे हैं। वो बेसिकली पेल्विस रीजन में अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं। कॉलोनाइज करने की वजह से वो धीरे धीरे हमारे पूरे यूटीआई पे अटैक करते हैं, ऑल ओवर द यूटीआई। दैट मीन्स फ्रॉम किडनी की पेल्विक रीजन से लेकर यूरिनरी डक्ट से लेकर के हमारे ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। ओके, सो प्रेगनेंसी हमारा फर्स्ट फैक्टर है कि प्रेगनेंसी में यूटीआई कैसे हो सकता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब मदर वॉर्म बढ़ता जाता है बेबी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ साथ, तो उसी के जस्ट बिहाइंड साइड पे हमारा यूरिनरी ब्लैडर सिचुएटेड होता है। उसकी जो पोजीशन होती है वो जस्ट बिहाइंड द पीछे होता है यूट्रस के। तो क्या होता है, जब यूट्रस का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यूरिनरी ब्लैडर अपने आप में सप्रेस होता जाता है, धीरे धीरे से वो प्रेस होता जाता है। सप्रेस हो जाने की वजह से जो यूरिन फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। यूरिन एक बार में पास नहीं हो पाती है, और एक बार में यूरिन के पास ना हो पाने की वजह से असेंडिंग इन्फेक्शंस के होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जस्ट हमारे बैक साइड में एनल होता है। एनल कैविटी के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया इजिली हमारे बैक यूरेथ्रा तक पहुंच सकता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाते हुए असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्रेगनेंसी किस तरह से अफेक्ट कर रही है उस पे, बिकॉज जब वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को सप्रेस करती जाएगी तो यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और बार बार यूरिन पास आउट के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अनहाइजीन कंडीशन भी राइज हो सकती है, अनक्लीन वॉशरूम होने की वजह से, या फिर एनल कैविटी में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उसकी वजह से जो यूरेथ्रा में ट्रांसफर हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसकी वजह से एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस से वो पर्सन, वो वुमेन सफर कर सकती है। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी थी यहाँ पर हमारी डायबिटीज मेलाइटिस। सो डायबिटीज के केस में अगर हम बात करें, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, अब डायबिटीज में एक सिम्टम होता है पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन में के लिए जाना। सो पॉलीयूरिया, और साथ ही साथ अगर डायबिटीज है तो उस पर्सन में के ब्लड में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट होंगे, कहाँ, उसके यूरिन में, यूरिन में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ब्लड में भी बहुत ज्यादा यूरिन वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे। तो बाय हेमाटोजीनियस मेथड, हेमाटोजीनियस मेथड मतलब कि बाय ब्लड, या फिर जीआईटी के थ्रू, या फिर ऑलरेडी जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पास हो रहे होंगे तब। तो इन दोनों ही केस में हमारा डायबिटीज मेलाइटिस के केस में जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हमारे यूटीआई में ज्यादा रहेंगे, यूटी में, यूरिनरी ट्रैक में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, उस केस में क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया होंगे, कॉमन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस या ई कोलाई, इनको एक बहुत ही लाइबल कंडीशन मिलेगी, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ही फेवरेट मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए। जितना ज्यादा ग्लूकोज और सुक्रोज के मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल हम बात करें, जितना कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ उतनी ज्यादा होती जाती है। इसीलिए बोला जाता है मीठी चीजें बहुत ही जल्दी खराब हो जाती हैं।
तो दैट्स वाई, बिकॉज जब उसमें शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉइटी बहुत ज्यादा होगी, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से, और दूसरा पॉलीयूरिया की कंडीशन, बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिन जाने की वजह से, इन दो चांसेस की वजह से असेंडिंग और साथ ही साथ डिसेंडिंग किसी भी टाइप का यूटीआई उस पर्सन में हो सकता है जो डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमें समझना है डिसेंडिंग क्यों, क्योंकि ब्लड के थ्रू भी वो बैक्टीरिया हमारी किडनी के पेल्विस रीजन तक जा रहा है, और बार बार यूरिनेशन की वजह से, अनहाइजीन, अनहेल्दी कंडीशन की वजह से असेंडिंग रूप से इन्फेक्शन वहां तक पहुंच रहा है। तो इन दोनों ही केस में दोनों ही चांसेस होते हैं हमारा डायबिटीज में ड्यू टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तीसरा हमारा लिस्टेड था ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में अगर फैट मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा डिपॉजिटेड है, या फिर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, सिंगल काफी देर तक एक ही जगह पे बैठा रहता है, कोई वर्कलोड नहीं है, बेड रेस्टिंग है, हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में है, तो उस केस में भी बार बार अगर कैथेटर लग रहा है, बार बार कैथेटर अगर किसी प्रोसेस की वजह से लग रहा है, तो उस केस में भी चांसेस होता है हमारा फाइलोनेफ्राइटिस के हो जाने का। बिकॉज अगर अनहाइजीन कंडीशन के थ्रू कैथेटर लगाया जा रहा है या उसको रिमूव किया जा रहा है, उन दोनों ही कंडीशन में अगर चांसेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के, और ऑलरेडी पेशेंट ओबेसिटी है, बहुत ही ज्यादा मोटा है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छे से फंक्शनिंग नहीं है, उस केस में चांसेस होते हैं कि फाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन राइज हो सके। फोर्थ इज वन इज अ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन। अब इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, तो मेजॉरिटी हमारा ब्लड सिस्टम, वहां पर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू हमारे बैक्टीरिया किडनी तक इजिली पहुंच सकते हैं, और वहां पे बैक्टीरियमिया, दैट मीन्स अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बनने की वजह से हमारी किडनी की जो पेल्विस रीजन है, उसमें इन्फ्लामेशन ज्यादा से ज्यादा होगी। ज्यादा इन्फ्लामेशन होने की वजह से ये हमारा डिसेंडिंग इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन राइज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अ हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन। हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन में भी वही चीज है, अगर कैथेटर लग रहा है या फिर जो वॉशरूम वो यूज करते हैं, अगर वो जनरल वार्ड के हैं या फिर लोअर वार्ड के हैं, तो वहां पर जो वॉशरूम होता है वो सिंगल होता है, और कई सारे लोग उसको साथ में यूज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन उसमें जा रहा है, या वो हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन है, जो भी उसके वर्कर्स हैं, आया है, दाई है, वो प्रॉपरली हाइजीन ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, पर्सन को बार बार क्लीन नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, उस केस में उसकी बेडिंग चेंज नहीं हो रही है, तो इस केस में चांसेस होता है हॉस्पिटलाइज्ड पर्सन जो है उसको भी यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लास्ट, किडनी इन्फेक्शन। कोई भी अगर किडनी इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ है, या किडनी में स्टोन हुआ है, या ट्रॉमा हुआ हो, तो उसकी वजह से जब वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है, तो वो हमारा एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस बनते हैं। और लास्ट, जब सर्जरी बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग किडनी ट्रांसप्लांट भी कई टाइम ऐसे चांसेस होते हैं कि वहां पर हमारे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे ब्रीडिंग करने लगते हैं, तो जिस केस में वहां पर हमारा एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये ओवरऑल ईटियोलॉजी थी जो रिलेटेड थी हमारे एक्यूट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्रोनिक इन्फ्लामेशन की, या क्रोनिक फाइलोनेफ्राइटिस की। क्रोनिक फाइलोनेफ्राइटिस, शॉर्ट में पीएन। अब इनमें जो ईटियोलॉजी होगी वो एकदम, क्रोनिक फाइलोनेफ्राइटिस क्या है, बेसिकली ये एक तरह की कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इट इज अ सीवियर कंडीशन, साथ ही साथ रिपीटेड एक्यूट फाइलोनेफ्राइटिस। अगर किसी पर्सन में बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है जो कि एक्यूट फेज में है, तो अगर वो रिपीटेड हो रहा है,
देन वो कंडीशन हमारी क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेकेंडली थर्ड चीज होती है इसमें कि स्कैरिंग बहुत ही ज्यादा बनने लगती है। इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो स्कैर बन जाते हैं, साथ ही साथ उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन जब राइज होने लगती है किडनी में, देन वो कंडीशन हमारी एक्यूट से पे ना रह करके क्रोनिक स्टेज में ट्रांसफर हो जाती है या फिर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पर ये चीजों का ध्यान रखना है कि एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस वन टाइम होने वाले इन्फेक्शन है। अगर वो एक बार हो रहे हैं मंथ में या ईयर में या काफी गैप में हो रहा है, देन वो हमारा एक्यूट है। बट आफ्टर ट्रीटमेंट अगर वो इन्फेक्शन फिर से दोबारा हो गया है, रिपीटेड होता जा रहा है, प्रॉपरली ठीक नहीं हो रहा है, देन वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएगी, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक तरह की सीवियर कंडीशन है। सीवियर इसलिए है बिकॉज इन्फेक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे उस ट्रैक में, हमारे यूरिनरी सिस्टम में वो बैक्टीरिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप में सुपरफिशियल या डोमिनेंट हो चुका है हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में। प्लस हमारे जो टिश्यू होंगे वहां पर, जो किडनी की सेल्स होंगी, पेल्विस रीजन होगा, उसमें स्कैरिंग और फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन राइज हो जाएगी। फाइब्रोसिस दैट मीन्स वहां पर काफी सारे नेफ्रॉन्स जो होंगे वो डीनेचर हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनके लिए अपनी अलग की इटियोलॉजी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है हमारा वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स क्या होता है, जब यहाँ पर हमारे ब्लैडर में यूरिन ऑलरेडी फिल रहती है और वो प्रॉपरली पास आउट ना हो करके उसका प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा, तो वो हमारे ब्लैडर की तरफ, डक्ट की तरफ जाएंगे। ये हमारी डक्ट्स है। डक्ट में जब वो फ्लो होने लगेगा यूरिन का, तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वहां से यूरिन क्या होने लगेंगी, लीक होने लगेंगी, बिकॉज ऑस्मोसिस प्रेशर के वजह से। तो यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं इस रीजन में। तो डक्ट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरिया के नंबर्स ऑफ कॉलोनी का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसका वजह से रीजन क्या है, वेसिकोलेटरल रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्यों हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ने की वजह से वो प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, असेंडिंगली जा रहा है, जो हमारा रिफ्लेक्स कॉज कर रहा है। दूसरा डीरेंज वेसिकोलेटरल जंक्शन। यहाँ पर जो जंक्शंस होते हैं ये वैसे तो ये यूनि डायरेक्शन के लिए होते हैं कि यूरिन का फ्लो सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ आ सके, बट जब कभी इन्फेक्शन हमारे इस ब्लैडर में हो जाता है, सो ब्लैडर में होने की वजह से ये जंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं। इनके प्रॉपरली फंक्शन ना होने की वजह से यूरिन का जो है वो अपर साइड में फ्लो ज्यादा होने लगता है, जिस कंडीशन में हमारा ये क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन राइज होती है। सेकेंडली, जब बैक्टीरिया डायरेक्टली ब्लैडर में इंटर कर जाते हैं, कॉलोनाइज हो जाते हैं और अपनी नंबर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा के अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपने ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग हो जाने की वजह से हमारी इम्यून सेल उनसे फाइट नहीं कर पाती हैं, और फाइट ना कर पाने की ही वजह से यहाँ पर नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया का कॉलोनी बन जाता है। साथ ही साथ समटाइम जो ब्लड के थ्रू हमारे बैक्टीरिया इंटर कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया हमारे इंट्रारीनल रिफ्लक्स के थ्रू कई सारी जगहों पे एब्सेस का भी फॉर्मेशन करने लगते हैं। वहां पर क्या हो जाता है, एब्सेस बनने लगते हैं किडनी में, छोटे छोटे से नॉन फंक्शनलिंग एरिया, दैट मींस एब्सेस सडन होने लगती है। तो वो हमारा क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस का ही एक एग्जाम्पल होता है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है। फाइब्रोसिस के साथ साथ वहां पे स्कैरिंग हो जाती है। वो टिश्यू परमानेंट डीनेचर और काम के नहीं रह पाते। अगर हम उनकी उस किडनी की स्लाइड को कट करके देखेंगे तो वहां पर बहुत ही ज्यादा डीनेचर्ड टाइप के नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे, इरेगुलर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर हो जाएंगे जो प्रॉपरली ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के लिए एबल नहीं रहेंगे। इस केस में क्या होता है, बेसिकली एब्डोमिनल पेन बहुत ही ज्यादा होता है, यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, बिकॉज हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं वो अपने प्रॉपरली फिजियोलॉजी में काम नहीं कर पाते हैं। ना कर पाने की वजह से वो प्रॉपर यूरिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं,
और साथ ही साथ जो भी फिल्टर होता है उसमें इर्रेगुलर मॉलिक्यूल भी ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। और स्कैरिंग और फाइब्रोसिस हमें क्रोनिक स्टेज में ही देखने को मिलेगी। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में हमें ये सारी कंडीशंस देखने को नहीं मिलेंगी। उनके कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं, क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन अलग होते हैं। और ओवरऑल ये दोनों ही क्या है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इनकी ईटियोलॉजी सेम होती है, बट जो ईटियोलॉजी का रीजन होता है वो अलग अलग होता है। बट बैक्टीरिया दोनों में कॉमन होते हैं। हमारे ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैसिलस होते हैं जो कि इस डिजीज को बनाते हैं, उन डिजीज को वो मेडिकल कंडीशन राइज करते हैं। सो ये जो इन्फेक्शन है ये एक तरह की इमरजेंसी कंडीशन है। इट इज अ इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन क्यों है? क्योंकि अगर किसी को हल्का सा भी यूटीआई स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। फीवर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, बार बार यूरिनेशन के लिए वो पर्सन परेशान होगा, और यूरिन का फ्लो भी प्रॉपर ना हो पाने की वजह से हमारा जो यूरिनरी डक्ट होता है इसमें चांसेस होते हैं कि बैक्टीरिया और जल्दी से ग्रो हो जाए। तो अगर एज सून एज पॉसिबल इस कंडीशन को ट्रीट नहीं किया गया तो आने वाली नेक्स्ट कंडीशन या कुछ दिनों के बाद ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल हो जाती है। और अगर एक बार इसमें स्कैरिंग और फाइब्रोसिस वाली कंडीशन राइज हो गई तो वो रीजन हमारे किडनी का प्रॉपरली डीनेचर और डैमेज हो जाता है। तो इसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट में इसके हाई लेवल्स की एंटीबायोटिक्स चलती हैं, एंटीबायोटिक्स चलती हैं। आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए। सिम्टोमैटिक ट्रीट रिलीफ के लिए कुछ एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स ये और विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स ये सब चीजें भी देंगे कि बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहे उस ड्यूरेशन में। बट इसमें मेन फोकस हमारा एंटीबायोटिक्स और आईवी फ्लूइड का रहता है। डायग्नोसिस को अगर देखा जाए कि कैसे हम इसे डायग्नोस करते हैं, सो डायग्नोसिस के लिए हम सिंपली यूरिन कल्चर, सेकेंडली ब्लड टेस्ट कि कोई बैक्टीरिया ब्लड में तो नहीं है, साथ ही साथ यूरिन एग्जामिनेशन। अब यूरिन एग्जामिनेशन में ये देखते हैं कि कहीं यूरिन में WBC सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं उसमें RBC सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इन तीनों ही केस में नेफ्राइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। WBC ये इंडिकेट करेगी कि किडनी रीजन में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वहां पे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स प्रेजेंट है। वो दोनों ही हमारे किसका पार्ट है? WBC का। RBCs अगर प्रेजेंट हो रही है तो किडनी के से ही एक हार्मोन रिलीज होता है इरेथ्रोपोइटिन। वही इरेथ्रोपोइटिन रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो में जाके RBC के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर RBC वहां से रिलीज हो रही है या इरेथ्रोपोइटिन डायरेक्ट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स किडनी में कोई ना कोई डिफॉर्मिटीज है जिसकी वजह से जो फ्लो हो रहा है, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इक्वल नहीं हो पा रहा है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थ्रू आने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया के ग्रो होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ यूरिन एग्जामिनेशन में यूरिन का कलर देखा जाएगा कि वो कलर क्या है यूरिन का, कोई कंसंट्रेटेड, और उसमें टिप यूरिन भी टेस्ट होता है, यूरिन डिप टेस्ट। इस टेस्ट में एक स्ट्रिप होती है, वो उस स्ट्रिप में के थ्रू यूरिन का pH मेजर किया जाता है, यूरिन के एंजाइम्स को एग्जामिन किया जाता है, उसके प्रॉपर कंट्रोलिंग और उसका जो भी कॉम्पोजिशन होते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। तो ये बेसिकली कुछ, साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड सो ये सारे बेसिक पॉसिबल टेस्ट डायग्नोसिस होते हैं जो हमारे पाइलोनेफ्राइटिस के लिए को कंफर्म करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या देखना है? फोकस करना है एंटीबायोटिक्स पे और आईवी फ्लूइड्स पे। साथ ही साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, कुछ मल्टीविटामिन्स देंगे,
विटामिन्स वगैरह की बॉडी की इम्यूनिटी और बॉडी में स्ट्रेंथ मेंटेन हो सके। और अगर हमें इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर से बचना है तो उसके लिए डाइट प्लान प्रॉपर होना चाहिए, डाइट प्लान, साथ ही साथ हेल्दी कंडीशन रहनी चाहिए, हेल्दी कंडीशन राइज होनी चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखना है जो कि है प्रॉपर हाइजीन। हाइजीन सबसे ज्यादा मेन ध्यान में रखने वाली चीज है कि हाथ को सैनिटाइज करें या हैंड वॉश प्रॉपर करें हर यूरिनेशन के बाद। साथ ही साथ यूरिन पास करने के बाद यूरेथ्रा को भी प्रॉपर वॉश करें, उसको अच्छे से धोएं कि कोई भी पॉसिबल अगर बैक्टीरिया हो तो वहां पे ग्रोथ ना कर पाए या हमारी बॉडी की इंटरनली ना पहुंच पाए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। अपनी हाइजीन को हम जितना मेंटेन रखेंगे हमारे यूटीआई होने के चांसेस उतने ही ज्यादा कम रहेंगे। तो इसमें प्रिवेंशन ज्यादा है क्योरिंग के बेहतर में। सो एक डायलॉग होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पाइलोनेफ्राइटिस उसका एक बेटर एग्जांपल है कि अगर हम अपने आप को हाइजीन रखेंगे, हेल्दी रखेंगे तो पाइलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन ज्यादा से ज्यादा राइज नहीं हो पाएंगी। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए सफिशिएंट है हर एक तरह से स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी चीज की नीड हो, कोई डाउट हो, कोई जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वी आर हेयर टू सर्व फॉर यू। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।